जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ कुछ नया टॉपिक ज्योग्राफी के लिए लेके आए हैं और मैं आशा करता हूं आप कुछ सीख रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ये तो आपको पता ही होगा। और मैं कुछ इनिशिएटिव लेके चल रहा हूं जो कि मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूं कि हर वो जगह जहां बच्चे उपलब्ध है और उनको एजुकेशन चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जो हर घर तक पहुंच सकता है। ठीक है, आज सस्ते से सस्ते मोबाइल में भी YouTube की सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई बच्चा शिक्षा लेना चाहता है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा लेना चाहता है, तो मैं उसके साथ हूँ और ये आपका कर्तव्य है कि आप हर घर तक शिक्षा पहुंचाए। और इसी के साथ हमारा जो मोटिव है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एनडीए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं बाय रोहित सर। मेरा नाम रोहित रानवे है और मैंने ये सब एग्जाम कहीं ना कहीं दे रखे हैं। एनडीए को छोड़ के, एनडीए मैंने नहीं दिया है, बट हाँ मुझे नॉलेज बहुत अच्छे लेवल का है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस एग्जाम देना स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप तो आपको पता होगा, बट हाँ आपको एक चीज शॉर्ट ही मिलेगी, क्वालिटी और कंटेंट के बारे में। आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हर वो बच्चा जानना चाहता है कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी के बहुत सारे तथ्यों को जानेंगे और बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी रिलेटिवली है क्या। जो बच्चे ये मानते हैं कि ज्योग्राफी इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, आज वो उनको वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ज्योग्राफी बोरिंग नहीं है, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, अर्थ की नहीं, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड बना तो बना कैसे। मुद्दा यही है, हमारा ब्रह्मांड बना तो बना कैसे, यही तो जानना है ना हमको। और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज है वो आपको बहुत ही ब्रीफ लेवल पे आइडिया देती है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जो डिफेंस एग्जाम में या अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 to 5 क्वेश्चंस मैं हर पीडीएफ में रखता हूं। करंट अफेयर का सेशन हो चाहे कोई भी मेरा सेशन हो, आप लोग को पता है मैं इसके रिलेटिव क्वेश्चन रखता हूं। सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सिर्फ हमारा ही मिल्की वे या हमारा ही सोलर सिस्टम है क्या, और कुछ नहीं है क्या। तो अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक ही सोलर सिस्टम है और एक ही मिल्की वे है, तो आप गलत सोचते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का उद्गम हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कि इवोल्यूशन की तरफ देखेंगे कि इवोल्यूशन में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी। देखिए, ये डायग्राम मैं इसलिए लाता हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी, देखिए विजुअल और ऑडियो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बैठता है, जब जाके आप क्या करते हो, कोई चीजें अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी हुई। ठीक है, ये हाइपोथेटिकली है, अजम्पशंस है, कुछ चीजें रिलेटिवली भी है और कुछ तथ्यों को प्रैक्टिकली प्रूव भी किया गया है। ठीक है, तो हम एक 100% नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कुछ साक्षरता हमें मिली है, कुछ प्रमाण हमें मिले हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी अप्रोच, प्रोडक्शन ऑफ एक्सिस मैटर ओवर द एनिमिटीज। मतलब धीरे धीरे जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो मैटर निकल के आया। ठीक है, अब मैटर 5 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ठीक है, अब ये 3 तो सबको जर्नली पता होता है। मैंने देखा है बच्चों को सिर्फ इसके आगे वो पढ़ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो उसके बाद आता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, ये 5 तरीके के मैटर इस यूनिवर्स में है और उसी से ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ लाइट न्यूक्लियर, उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर की उत्पत्ति। न्यूक्लियर मतलब एक बिंबाणु, मतलब छोटा सा बिंदु, न्यूक्लियर मतलब छोटा सा बिंदु जिसकी वजह से वो आकर्षण की तरफ बढ़ा, मतलब वो बड़े लेवल पे फैलने की पूरी कोशिश हुई। यूनिफाई द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम द, अब न्यूक्लियो बना, उसके साथ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके साथ प्रोटॉन हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इसके साथ साथ डेवलप हुए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड ऑस्ट्रिस, फॉर्मेशन मतलब अब क्या बनने लगा, धीरे धीरे उस बिंबाणु से, उस बिंदु से अब क्या होने लगा, फॉर्मेशन होना लगा, और फॉर्मेशन होने के बाद हमारी गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी बनने के बाद सन, सन से प्लैनेट्स, और ये सब चीजें चलने लगी। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, जब हमारी गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी बनने के बाद क्या बना, स्टार, और स्टार के बाद क्या बना, अर्थ, स्टार के बाद क्या बना, अर्थ। समझ में आया? ये कुछ क्रॉनिकल्स चीजें थी जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरी पे जाते हैं, किसने कैसी थ्योरी दी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहला जानना हमें यह जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है। ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज इज द टर्म एज द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स का मतलब होता है जहां स्टार्स है, प्लैनेट्स है एंड गैलेक्सीज है, ठीक है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आएगा ब्लैक होल का, ठीक है। हम देखेंगे कि यूनिवर्स में ब्लैक होल का क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड यूनिवर्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड यूनिवर्सरम, ठीक है। याद रखना है आपको कि यूनिवर्स कौन सा वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है यूनिवर्सरम, विच वॉज यूज बाय द रोमन डिस्क्राइब द ग्लोब एंड द कॉस्मो, ठीक है। मतलब जो ग्रीक लोग थे, रोमन लोग थे, उनने किस वजह से यूनिवर्सरम का वर्ड यूज किया था, ग्लोब और कॉस्मिक की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिजिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नॉन फिजिकल सच एज लाइट, ग्रेविटेशन, स्पेस एंड कंपोनेंट मेक द यूनिवर्स, ठीक है। तो हमने क्या बात करी थी, न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियस, उसी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना, और उसके बाद नॉन फिजिकल सब्सटेंस बने जिसका नाम था लाइट, ग्रेविटेशन, स्पेस, ये सब चीजें बनना स्टार्ट हुई। तो मेरा एक क्वेश्चन जनरली बच्चों से रहता है कि जो सन है वही हमारे सोर्स है लाइट का, जनरली हमारा सोर्स क्या है लाइट का, सन है। तो आपको ऐसा लगता है कि सन इस दुनिया में और करोड़ों साल जिएगा? हाँ, करोड़ों साल जिएगा, बट एक टाइम आएगा कि सन की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब सन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी मिल्की वे है, जो गैलेक्सी है, वो भी समाप्त होगी, ठीक है। तो हर चीज का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के साथ वो खत्म भी होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर थ्री मोस्ट पॉपुलर आइडिया एक्सप्लेन द यूनिवर्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। देखिए, इवोल्यूशन के तीन ऐसे आइडियाज हैं जो कि साबित करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, जिसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी का दिया जाता है। हम देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे कि किसमें क्या गलती थी, क्या नहीं है, उस वजह से वो नहीं टिक पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे द स्टडी स्टेट थ्योरी, द स्टडी स्टेट थ्योरी, क्योंकि देखो क्वेश्चन इसी से पूछेगा आपसे, जो भी डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो इन थ्योरी से ही पूछा जाता है। पल्सिनेटिंग थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, सबसे पहले बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेडे हॉले डिराइव द स्टडी स्टेट थ्योरी। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, स्टडी स्टेट थ्योरी। अब इतना डीप में तो जाएगा नहीं, बट हाँ, अगर उसको लेवल बढ़ाना है क्वेश्चन का, अगर लेवल उसको टच करना है हाई लेवल का, तो पूछ सकता है बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेडे हॉली ये कौन सी थ्योरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन observable universe remain constant and new galaxies are constantly being formed out of the empty space
टू फिल द गैप लेफ्ट बाय गैलेक्सी एंड क्रॉस द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बॉर्डर। ये महाशय क्या कह रहे थे स्टडी स्टेट थ्योरी में, जैसे कि ये हमारा गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। तो ये हमारा गैलेक्सी है, इसके अलावा अभी और गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स में जगह जो है उसको भरने के लिए वो यही बात कर रहा है, एम्प्टी स्पेस को फिल करने की बात कर रहा है। मतलब ऐसी लाखों करोड़ों मिल्की वेव्स और जनरेट हो रही है, ठीक है। As a result, the size of the observable universe overall mass remain constant. As the result, the universe steady state is preserved. मतलब उनका कहना है कि जो मास है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट है, मास जो है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट है। अब ये चीज तो जानते होंगे कि वेट ऑलवेज डिफर करता है, मतलब वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, बट जो मास होता है वो वेरी नहीं करता है। वेट वेरी करता है, मास वेरी नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, आप अर्थ पे 1 किलो जो आयरन है वो आप अगर मून पे ले जाओगे, मतलब 1 kg आयरन आप मून पे ले जाओगे तो बेसिकली 1/6 उसका वेट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 उसका वेट कम हो जाएगा, बट उसका मास कम नहीं होगा, वेट कम होगा, मास नहीं। उसमें जो एटम्स है वो कम नहीं होंगे। तो उसी तरीके से ये स्टडी स्टेट थ्योरी डिफाइन कर रही है। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आगे देखें। अब आ जाइए बिग बैंग थ्योरी पे। सबसे अच्छी मानी जाने वाली थ्योरी है ये। क्या बोल रही है? आफ्टर द एडवन हबल प्रपोज, बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? एडवन हबल ने। प्रपोज कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। सही बात है, अभी भी यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है, बढ़ रहा है। अनदर बेल्जियम कॉस्मोलॉजिस्ट केम द बिग बैंग थ्योरी इन 1931। 1931 में बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट ने भी ये थ्योरी दी है। According to Big Bang theory, all of the matter that made up universe reside in the single location with a volume smaller and the atom unlimited temperature and the infinity destiny. ये बात सही है कि एटम्स है, टेम्परेचर अनलिमिटेड है, कोई अभी तक पता नहीं लगा पाया। सूरज का जो भी टेम्परेचर है वो भी अनुमानित है। अगर आप 15,000 डिग्री सेल्सियस अगर जो बोल रहे हैं वो अनुमानित है, अभी भी कोई पक्के सबूत नहीं है। प्लस इंफिनिटी डेस्टिनी, ठीक है, मतलब ब्रह्मांड इंफिनिटी में है, क्योंकि हमने अभी तक ब्लैक होल को सिर्फ दूर से देखा है, ब्लैक होल के पास अभी तक हम लिटरली नहीं गए हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। The theory suggests that universe at some point in the time was considered in the single particular, later start expanding infinity after the huge explosion. मतलब जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तो सिंगल पॉइंट से, जिसे हम न्यूक्लियर बोल रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये एक्सपांड हो रहा है और ये इंफिनिटी तक एक्सपांड होगा, जहां तक हमारी स्टिल अभी तक सोच नहीं। ठीक है, द एक्सपेंशन लेटर गिव बर्थ नेबुला टर्न कोलेसियड इनटू द स्टार्स एंड द प्लैनेट। मतलब न्यूबुला से क्या बना? स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। द साइंस कम्युनिटी unanimously agreed that age of universe be around 13.8 billion year ago। मतलब इस यूनिवर्स का जो जन्म हुआ है वो कितने साल पहले? 13.8 ईयर, ओ सॉरी बिलियन, 13.8 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, इतने करोड़ साल पहले इस यूनिवर्स का निर्माण हो चुका है। ये हाइपोथेटिकली, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये प्रमाणित एक तरीके से फुली नहीं है, 100% नहीं बोल सकते। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ एविडेंस है जिसके बावजूद हम इस पैमाने पे पहुंच चुके हैं। अराउंड 3 लाख ईयर आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्सल टर्न ट्रांसपेरेंट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक मैटर। धीरे धीरे बिग बैंग थ्योरी हुई और एटॉमिक मैटर्स फैलने लगे। फॉर द डिटेल नोट दिस टॉपिक चेक द, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। आगे जब आप मुझसे ऑफलाइन बैचेस में जुड़ेंगे, आप मुझसे पढ़ने आएंगे ऑफलाइन बैचेस में,
तो मैं आपको इन डेप्थ और समझाने की कोशिश करूंगा, इवोल्यूशन दिखाऊंगा, ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा, पर जो अभी मैं बता रहा हूं अगर इतना ही समझ लिया तो सफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी थ्योरी है? Plustering theory. This theory states that the universe is pulsing, expanding and contracting alternatively. मतलब ये ऐसी थ्योरी बताना चाह रहे हैं कि जो न्यूबुला है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और एक्सपांड भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, एक्सपांड भी हो रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। द कॉस्मोसिस इज एक्सपांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी क्या हो रहा है, कॉस्मोसिस क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, बाद में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। According to the pulsinated theory, the universal expansion could be halted by the gravitational attraction some point in future. मतलब उनका ये कहना है ग्रेविटी की वजह से एक्सपांड होना बंद हो सकता है इन फ्यूचर। तो आई थिंक सो ग्रेविटी का इतना बड़ा फोर्स तो नहीं लगता है, अर्थ के बाहर तो ग्रेविटी है ही नहीं, अर्थ के बाहर तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्शन से यूनिवर्स का क्या लेना देना? Just universal being to expand after it has been reduced to particulate size, pulsing universe result from the universe alternating expansion and contraction. तो आई थिंक सो ये सही किया गया ये थ्योरी को नकार के। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की जो थ्योरी है, हाँ एक्सपांशन बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और एक चीज ग्रेविटेशन का रोल अर्थ के बाहर नहीं है। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ये जो डायग्राम है आपको ये चीज बताना चाह रहा है, और ये चीज आप समझिए कि किस किस तरीके से इस यूनिवर्स में मैं पाई चार्ट इस वजह से लेके आया कि आप समझ सको क्या है यूनिवर्स में। सबसे पहले डार्क एनर्जी, भाई ये 73% है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल डार्क एनर्जी 73% तक है, मतलब एक मतलब 73 मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक चौथाई तो यही है। मतलब आप मान के चलिए कि 75%, उसके बाद आ जाता है आपका डार्क मैटर्स, मतलब जो मैटर न्यूक्लियर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ये सब है, और सिर्फ 4% फ्री हाइड्रोजन और हीलियम है। मतलब इसी के अंदर अर्थ है, इसी के अंदर सन है, इसी के अंदर अदर प्लैनेट्स है। मतलब बस हम इतना ही हम लोग लिटरली इतना ही जान पाए, 4% ही यूनिवर्स का जान पाए, अभी तक 96% हम यूनिवर्स के बारे में जान ही नहीं पाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है इस जीवन में कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो आई एम सॉरी, यू आर अ रॉन्ग पर्सन, क्योंकि आपके पास ज्ञान के नाम पे सिर्फ मैं बोलता हूं 0.04% ही होगा, और वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है वो खुद बोल रहे हैं कि हम 4% से ज्यादा के बारे में तो जानते ही नहीं है, तो आप कैसे जान लिए? ठीक है, चल फिर आ जाता है न्यूट्रॉन्स जो कि 3% है, स्टार 0.5% है, स्टार जो हमें दिखते करोड़ों, और वो कितने हैं, मात्र 0.5%। तो आप समझ सकते हो कि हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, तो कृपया करके अपने ज्ञान को अपने पास ही रखे, दूसरों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि आपका ज्ञान अभी भी उतना ही है। क्योंकि एक जो कुएं में मेंढक होता है वो समझता है कि इसके बाहर तो दुनिया ही नहीं है, पर सच में दुनिया बहुत बड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स में जैसे आपका न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। ये रहा हमारा मिल्की वे और ब्रह्मांड की बहुत खूबसूरत नायाब चीजें। मैं ये मानता हूं कि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो भी था, क्या था, ब्रह्मांड था। और मेरा ये मानना है कि हम कहते हैं जैसे हमें किसी से इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, तुझसे खूबसूरत कुछ नहीं, ये मेरी जान है, ये मेरी जाने मन है। इस तरीके की बातें हम उसके लिए यूज करते हैं जनरली। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड से बड़ी खूबसूरत कोई चीज नहीं है। हम यार ह्यूमंस हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ह्यूमंस है, तो इस कुदरत से खूबसूरत चीज मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। नेचर, मुझे एक बात बताइए, नेचर से खूबसूरत कोई हो सकता है? आई थिंक सो नहीं, मेरे नजर में तो नहीं है। तो कृपया करके लड़कियां सावधान हो जाइए जो ऐसा बोल रहे हैं आपको कि तू मेरी जान जाने मन, इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत स्त्री तुम ही हो।
और इससे खूबसूरत इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो उनको कहना मुझे पागल मत बनाओ, मैंने रोहित सर का वीडियो देखा है, सर ने सच्चाई सामने रख दी है। तो प्लीज इस ब्रह्मांड को देखिए, इतनी खूबसूरत, इतनी गहनता इस ब्रह्मांड में छुपी हुई है जो कि हम सोच नहीं सकते। ठीक है, आई होप सो चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़े। ये हमारा मिल्की वे है, जिसे दूध मिल्खला बोलते हैं। दूध मिल्खला क्यों? क्योंकि ये दूध की तरह सफेद झगमगा दिखती है, दूध की तरह एकदम सफेद और झगमगा दिखती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब सोलर सिस्टम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब सोलर सिस्टम देखते हैं। हमने ओरिजिन देख ली, थेरीज देख ली। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझसे पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन बैच में आए, ज्योग्राफी के लिए एकदम मजेदार चीजें लेके आऊंगा आपके लिए, एनिमेशंस के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, और मजा आपको ना आए तो फिर पैसा मेरे से रिफंड लेना बस। पर पढ़ो, मुद्दा एक एग्जाम क्रैक करना। सबसे पहले जो सेंटर में है वो अर्थ है। बहुत सी ऐसी थ्योरीज भी हैं जो कि ये बोलता था कि अर्थ सेंटर में है और सन घूम रहा है आजू बाजू, पर बिग बैंग थ्योरी के बाद हमें पता चला कि सन जो है वो सेंट्रियोटिक है, मतलब सन सेंटर में है, वो किसी के चक्कर नहीं लगा रहा है, बाकी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखिए ये सन है, सन के पास सबसे पास में कौन है? मरकरी है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे वीनस है, तीसरे नंबर पे अर्थ है, चौथे नंबर पे मार्स है, और पांचवें नंबर पे फिर क्या आ जाएगा आपका? हाँ, जुपिटर। ठीक है, पांचवें नंबर पे जुपिटर, छठे नंबर पे आपका सैटर्न, और सातवें नंबर पे यूरेनस, और आठवें नंबर पे आपका नेपट्यून। तो एक बचा है आपका कौन सा? प्लूटो। प्लूटो आता है नौवां ग्रह, मतलब 9 ग्रह हो गए। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछता है पता है क्या? कि सन के सबसे नजदीक मरकुरी है, मरकुरी देखो सन के सबसे नजदीक है, बट वीनस जो उसके दूसरे नंबर पे है, वाई वीनस इज सो हॉट, मतलब वीनस इतना ज्यादा गर्म क्यों है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और डिफरेंट लेवल और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उसका जवाब यह है कि वहां CO2 और मीथेन, ये दो गैस बहुत ज्यादा है। किसके ऊपर? वीनस के ऊपर, शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि इतना खूबसूरत दिखता है बिकॉज ऑफ द CO2 और मीथेन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो सूरज है, सूरज की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, सूरज की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर क्या करता है? वो ब्राइटनेस शाइन करता है। और मीथेन और CO2 आप जानते होंगे, ये क्या करते हैं? लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव्स को कंज्यूम करके रखते हैं, जिसकी वजह से हीट ज्यादा होती है, और इस वजह से वीनस सबसे ज्यादा हॉट है एज कंपेरिजन टू मरकरी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्थ के सबसे नजदीक वीनस है, तो हम मार्स पे क्यों गए? ठीक है, मार्स पे क्यों गए, अभी तक वीनस पे क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि मार्स एक सॉलिड, एक बोल सकते हैं इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रेड प्लैनेट, बिकॉज ऑफ आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट की वजह से ये ग्रह लाल दिखता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। और उसके बाहर अगर आप जाओगे तो एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेंगे, आप स्टार्स देख सकते हो, धूमकेतु वगैरह देख सकते हो। स्टार्स के बारे में भी हम कभी अच्छे से चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड इज यूनिवर्स? ब्रह्मांड कितना पुराना है? जिसमें से द यूनिवर्स इज करेंटली कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर अगो, हमने पहले भी देखा है। पर अब बात करेंगे सोलर सिस्टम की, जो कि हमारा है। अदर हैंड सोलर सिस्टम की ईयर क्या है? 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ भी आ जाता है, तो उसकी जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो। दिस एस्टिमेट that derived that analyzing the composite of matter and density of energy in the cosmos, this research calculate how quickly the cosmos graze the path. cosmos energies वो कितनी दूर और कितनी तेजी से ट्रैवल कर सकती है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। विथ सच इंफॉर्मेशन दे कुड रिवाइट बैक क्लॉक एंड कैलकुलेट विद द बिग बैंग एक्यूरेट। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हम चीजें देखते हैं। द यूनिवर्स एज इज टेम्पोरल स्पैन बिटवीन देम नाउ।
It allows being the great bang is kind of explosion not only produce all the matter universe but also the signal the beginnings of the time. तो बेसिकली यही चीजें बता रहे हैं कि 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज होने की संभावना है, 100 बिलियन से भी ज्यादा क्या है स्टार्स होने की संभावना है, ठीक है। और मिल्की वे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 to 400 बिलियन स्टार्स अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। डार्क एनर्जी 73% है और ये अभी भी मिस्टेरियस है, अभी भी हमको पता नहीं है कि डार्क एनर्जी में क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डार्क एनर्जी के पास कोई भी चीज जाती है तो वो संक कर लेता है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है उसके पास, इतना ज्यादा मोशन है कि वो संक कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डार्क मैटर विद मैटर सी डजंट इमिट विजिबल रेडिएशन बट इज डिटेक्ट बाय द ग्रेविटेशनली, मतलब जिसे हम विजिबली हम जज नहीं कर पाते बट डिटेक्ट किससे कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से। हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसी से सन बना हुआ है, इसी से ही सन बना हुआ है, इज अ एलिमेंट टू ग्रेट अबंडेंस स्टार एंड गैस जायंट लाइन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, हाइड्रोजन और हीलियम से क्या बने हैं, तो स्टार्स बने हैं और क्या बने, जायंट प्लैनेट्स बने जैसे जुपिटर वगैरह, ठीक है। तो आई होप तो चीजें समझ में आ रही है। जो हमारा सन है वो भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, स्टार 0.5% है, लार्जली हाइड्रोजन और हीलियम से बने। सन इज द सेलेस्टर बॉडी, तो सन क्या है, सेलेस्टर बॉडी है, ठीक है। चलो आगे देखें, उसके बाद आ जाता है न्यूट्रॉन्स, अ स्मॉल पार्टिकल नो चार्ज have very little mass. Neutrons are the create in the energetic collision between nuclear particles, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, हैवी एलिमेंट जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। ये थोड़ा सा एवोल्यूशन में लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं साइड हो चुका हूं, आप अच्छे से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप समझ लेंगे। चलो आगे देखिए, इस अर्थ पे बेसिकली 70% वाटर है और अर्थ के 30% ही रॉक्स वगैरह मिलेगा। वही 4.3 बिलियन अगो इसका उद्गम हुआ है। मून हमसे कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है मून, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000। और सन की डिस्टेंस कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सन की डिस्टेंस कितनी है, 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। ये टेक्निकल चीजें हैं, हम ऑफलाइन बैचेस में अच्छे से देखेंगे। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इतना पढ़ाया है, पॉज करना है और मैं कंटिन्यू वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। आपको पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, पॉज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू द ह्यूमन, ह्यूमंस को कौन सा पार्ट दिखता है सन का, फॉस्फेर, कोरोना, क्रोमोस्फियर और कोर। तो इंतजार कर रहा हूं मैं, आप आशा करता हूं बता चुके होंगे। तो फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर सन का वो विजिबल पार्ट है जो कि ह्यूमन को दिखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉज करना है और इसका जवाब लिखना है। What is the time taken by the light of the sun to reach the earth? सन से अर्थ तक की जो दूरी है वो तो हमने डिस्कस कर ली है, पर लाइट को कितना टाइम लगता है, लाइट को कितना समय लगता है सन से अर्थ तक आने के लिए, तो इसका जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। कोई ये मार्क मत कर देना क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द साइज, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द साइज, तो क्या है, जुपिटर। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट में लिखेंगे जुपिटर के कितने सैटेलाइट है, ठीक है, और सैटर्न के कितने सैटेलाइट है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है और आपको कमेंट में लिखना है और सर्च करें इसे।
नेक्स्ट, फाइंड द जोवियन प्लैनेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। जोवियन प्लैनेट कौन सा है? एक तो होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक होता है जोवियन प्लैनेट। तो पूछा है जोवियन प्लैनेट कौन सा है? मार्स है, अर्थ है, वीनस है या यूरेनस है? बताइए जल्दी। तो जोवियन प्लैनेट क्या होगा? यूरेनस। मार्स, अर्थ और वीनस ऐसे ग्रह हैं जो कि टेरेस्ट्रियल है, वो जोवियन नहीं है। ठीक है, आई होप सो इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, जो कि नॉलेज ले सके बच्चे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।